आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर में। और मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हाई स्कूल विज्ञान का पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री से संबंधित है। और इस चैप्टर को पूरा कवर करने का प्रयास किया गया। तो हम आशा करते हैं इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करेंगे ताकि इसका लाभ उनको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको सारी चीज़ें क्रम से बताई जाती हैं कि इस पूरे चैप्टर में आपको विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पूरा इसमें सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए। पूरा नोट हिंदी में दिया गया है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये पहला चैप्टर है साइंस का, महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसको आप पूरा देखने का प्रयास करिएगा। यह अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री लैब में जो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में, इसमें पहला हेडिंग है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, तो आप लिख सकते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, M2Mg + O2 मिलकर के 2MgO बनाता है। तो इसमें आपको दो पक्ष दिखाई दे रहे होंगे, एक लेफ्ट साइड की तरफ लिखा गया है और एक राइट साइड की तरफ लिखा गया है। तो जो लेफ्ट साइड की तरफ लिखा गया है उसको हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? जिसको हम अभिकारक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ पे जो समीकरण लिखा गया है उसमें Mg और O, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ मिल करके ये रिएक्शन करते हैं, ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि 2Mg + O2 अभिकारक का कार्य कर रहे हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और समीकरण के जो दूसरे पक्ष में 2MgO लिखा गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह उत्पाद कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक, जो इक्वेशन लिखा गया उसमें Mg और O2, 2Mg और O2 अभिकारक हैं, तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे MgO यानी कि 2MgO उत्पाद का कार्य कर रहा है। तो आशा है कि यह समीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं आप समझ पा रहे होंगे, और अभिकारक और उत्पाद क्या है इसके उदाहरण भी आपको समझ में आ गए। अब हम आगे चलते हैं और इसमें आपको अब जो दूसरा मुख्य हेडिंग है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे जानते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित प्रेक्षणों से की जाती है। जैसे अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है, गैस कोई निकल सकती है, ताप में परिवर्तन हो सकता है और अवक्षेप निर्माण होता है। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम इन प्रेक्षणों के द्वारा यह समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए यह 3 चीजें आपको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आपने देखा अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस निकलना, ताप परिवर्तन और अवक्षेप का निर्माण होना, ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कराते हैं।
अब इसके बाद जो दूसरा मुख्य हेडिंग है कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या केमिकल इक्वेशन क्या है। तो इसके लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को मानक प्रतीकों एवं अणुसूत्रों द्वारा निरूपित करने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसको हम समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पे लिखे हैं H2 + Cl2। H2 यानी कि हाइड्रोजन, एक बार फिर से देख लीजिए, H2 + Cl2 = 2HCl। तो इस तरह से इसका सिंबल के साथ लिखना यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं रासायनिक समीकरण दो तरह के हो सकते हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन क्या है, कैसे इसको परिभाषित करते हैं? तो इसके लिए यहाँ लिखा गया है वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस 3BaSO4 और 2AlCl3। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बेरियम दोनों पक्षों में, अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ, इसकी संख्या 3 है। कैल्शियम देखेंगे तो दोनों पक्षों में इसकी संख्या 6 है। एल्युमिनियम को देखेंगे तो दोनों पक्षों में इसकी संख्या 2 है। और यहाँ पे सल्फर देखेंगे तो दोनों पक्षों में इसकी संख्या 3 है। और ऑक्सीजन को देखेंगे तो दोनों पक्षों में इसकी संख्या बराबर यानी कि 12 है। इस प्रकार हम पाते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में जितने भी परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों पक्षों में संख्या बराबर है। तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण जो यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे आप इसको एक बार देख लीजिए और इसको समझ लीजिए कि इस रासायनिक समीकरण संतुलित कब होता है, जब उसके प्रत्येक तत्व के दोनों पक्षों के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यह संतुलित करने के लिए समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं। कुछ निश्चित संख्याओं को गुणा करके हम इस समीकरण को अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित कर सकते हैं। तो दूसरा अब हम पढ़ेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, या इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि कंकाली समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कि कंकाली समीकरण क्या है या असंतुलित रासायनिक समीकरण आप किसको कहते हैं। तो अभी आपने संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा और देखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण के प्रत्येक पद के सभी परमाणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ पे है असंतुलित अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इसको कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, समान नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। कुछ निश्चित संख्याओं का गुणा करके और इस समीकरण को संतुलित किया जाता है। कैसे संतुलित किया जाता है, तो यहाँ नोट में लिखा गया है। इस विधि में समीकरण लिखने के बाद जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया है उसे संतुलित करते हैं। इसके बाद
क्रम से बढ़ते हुए परमाणुओं की संख्या को संतुलित किया जाता है और एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो यह था असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, उसको विधि जो प्रयोग करते हैं उसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार के लिए रासायनिक परिवर्तनों के प्रकारों के आधार पर इसे हम निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं या वर्गीकृत किया गया है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा लास्ट में ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आपको इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। एक बार क्रम से फिर से देख लीजिए। टोटल आपको 8 अभिक्रियाएं पढ़नी है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में आपको पढ़ना है। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट बना सकते हैं। इसमें आपको टोटल नोट दिया गया है और ये आसानी से आप लिख सकते हैं। एक बार पूरा वीडियो देखिए, नोट बना लीजिए और इससे तैयारी करिए। आशा है कि आपके बेहतर अंक प्राप्त होंगे। आप इसको आप नोट बना करके तब याद कर लें और इसको समझ लें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एडिशन रिएक्शन क्या है। संयोजन अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद अभिकारक मिल करके एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो यह एक उत्पाद बना रहा है और ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, या 2 गैसें आपस में क्रिया करके और अमोनिया का निर्माण करती है, तो इसको भी हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके HCl बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, और इन 2 को मिलकर के एक उत्पाद देने के कारण इसको भी हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो परिभाषा लिखेंगे और एक उदाहरण द्वारा समझा देंगे। यह 3 उदाहरण आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको यह बताया गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर या अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह संयोजन अभिक्रिया की विपरीत क्रिया भी कह सकते हैं। उसमें जुट करके एक उत्पाद बनता है और इसमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की व्युत्क्रम अभिक्रिया को कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहले है ऊष्मीय वियोजन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं। इससे अभिक्रिया इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसको घटने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो यह ऊष्मीय वियोजन का एक उदाहरण है, जिसको आप याद रखिए। इसके बाद से इसका सेकेंड पार्ट है जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस क्या है, जल अपघटन क्या है। तो इसमें आप यह लिख सकते हैं, वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें अपघटन के लिए विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जल अपघटन कहलाता है। जैसे 2H2O यह लिक्विड स्टेट में है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जल अपघटन कराया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पार्ट में वियोजित हो जाता है। तो यह जल अपघटन का एक उदाहरण है, आप इसको लिख सकते हैं, इसका उदाहरण भी याद कर सकते हैं। दूसरा जो है प्रकाश, तीसरा प्रकाश अपघटन, जिसको फोटो
लिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। इसमें वह अपघटन अपक्रिया जिसमें अपघटन के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। जैसे 2AgCl इज इक्वल्स टू 2Ag प्लस Cl2, यह दो प्रकार के भागों में टूट जाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि अभी आपने 3 प्रकार के वियोजन अपक्रियाएं पढ़े। अब इसके बाद हम अगला जो अपक्रिया है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें वियोजन के बाद से आपको जो नेक्स्ट अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को अपने यौगिक बनाने के लिए विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अपक्रिया होती है। इसमें होता क्या है, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु के यौगिक से क्रिया करता है तो उस यौगिक से वह विस्थापित हो जाता है और अधिक क्रियाशील धातु वाला एक नया यौगिक बना लेता है। इस अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे यह दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन अपक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक तत्व किसी यौगिक से क्रिया करता है और उस यौगिक में विद्यमान अन्य तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है तो यह एक एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे जिंक को हम सल्फर कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हैं तो जिंक कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। इसका कारण यह है कि जिंक कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील धातु है। तो एक इसको कहते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया, इसमें कॉपर के जगह पे जिंक आ जाता है। इसी तरह से Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu, जब हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कोई चीज डालते हैं तो जो नीला कलर होता है कॉपर सल्फेट का वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और कील पर तांबे की एक परत चढ़ जाती है, कॉपर की एक परत चढ़ जाती है। इसका मतलब कॉपर लोहे से विस्थापित हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोहा भी कॉपर से ज्यादा अधिक क्रियाशील धातु है, जिसके कारण कॉपर उससे विस्थापित हो जाता है। इसी तरह से Pb प्लस Cl2 है, यह बनाता है PbCl2 और कॉपर अलग हो जाता है। इसमें जितनी अपक्रिया लिखी गई हैं यह सभी एकल विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। आपसे पूछा जाए कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं तो आप एकल विस्थापन का एक उदाहरण दिया गया है, 3 उदाहरण दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें अब दूसरा है कि द्विविस्थापन अपक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो वह अपक्रिया जिसमें अभिकारी अणुओं में दो भिन्न आयन या परमाणुओं का समूह एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, द्विविस्थापन अपक्रिया या अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। कई बार पूछा गया कि अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप द्विविस्थापन अपक्रिया या अवक्षेपण अपक्रिया में यह डिफिनेशन लिख सकते हैं और इसके लिए उदाहरण लिख सकते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में हम BaCl2 का जलीय विलयन मिलाते हैं तो इसमें BaSO4 प्लस 2NaCl प्राप्त होता है। यह देखिए सोडियम के जगह पे Na यानी कि विस्थापित होकर के Ba आ गया SO4 के साथ और Cl2 के साथ Ba था, इसके जगह पे Na आ गया, यानी कि यह दोनों भाग दोनों के आयन टूटते हैं और इसका धन आयन इसके धन आयन से ट्रांसफर होकर के, और यह डबल विस्थापन की अपक्रिया या इसको अवक्षेपण की अपक्रिया का एक उदाहरण कर सकते हैं। इसमें दूसरा है AgNO3 प्लस NaCl इक्वल्स टू AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे सिल्वर के साथ नाइट्रेट था और यह विस्थापित होकर के क्लोरीन के साथ आ गया Ag और Na के साथ NaO3 चला गया। यह भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। इसी तरह से AgNO3 प्लस KCl भी AgCl प्लस KNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी अवक्षेपण या द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण आप यहाँ लिख सकते हैं, तो यह आप याद रखेंगे। इसके बाद से चौथा जो अपक्रिया पढ़ना है ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहलाती है। इसमें 2Cu प्लस O2 को गर्म किया गया तो 2CuO बन गया। ऑक्सीजन का संयोग हो गया कॉपर के साथ, इसलिए इस अपक्रिया को हम
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन का ह्रास होना कि हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना और ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है और इसका यह एक उदाहरण है। आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा है जो पांचवा मुख्य रिएक्शन पढ़ना है, अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, पूछा जाता है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं, एक एक उदाहरण दीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO प्लस H2 हीट किया गया, Cu अलग हो गया और H2O बना, यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन का अलग होने के कारण यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। अब जो इसके बाद हम यहाँ दो चीजें बता रहे हैं आपको नोट लिख करके। यदि अभिक्रिया के दौरान पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकृत होना कहते हैं, और यदि अभिक्रिया के दौरान पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास करता है तो उस पदार्थ का अपचयित होना कहते हैं। आप इसको नोट में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO। यहाँ से देखिए Zn से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका अपचयन हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। MnO2 प्लस 4HCl में Mn से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए इसका अपचयन हो रहा है, और HCl में H2O और Cl से हाइड्रोजन अलग हो गया तो यह H2O के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इस प्रकार से इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं और ऐसे अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे जो दूसरा दिया गया है, अगला हेडिंग है 7वां, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 गैस है, 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। यह प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, वनस्पति से कंपोस्ट का बनना, यह सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसकी प्रगति में कुछ ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2HgO प्लस ऊष्मा गर्म करते हैं तो Hg यह लिक्विड में और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। बायोलॉजी में आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है, जिसकी प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसके लिए प्रकाश ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब संक्षारक क्या है, कोरोजन क्या है। जब कोई पदार्थ अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे हम लोहे को हवा में या मिट्टी के संपर्क में छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाता है, तो यह उदाहरण है संक्षारण का। लोहे का जंग में लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत बनना और तांबे पर हरी परत बन जाना, यह संक्षारण का उदाहरण है। जैसे यहाँ एक फिगर में दिखाया गया है, एक ट्रेन का पूरा डिब्बा देखिए जिसमें लोहे का बना यह डिब्बा किस तरह से संक्षारित होकर के पूरा यह लोहा बर्बाद हो जा रहा है, तो इस अभिक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं और आप इसको याद रखेंगे कि संक्षारण क्या होता है। अब इसके बाद से जो लास्ट मुख्य हेडिंग है, विकृत गंधिका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाता है
तब वे विकृत गंधी हो जाती हैं तथा इसकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। यह घटना विकृत गंधिका या विकृत गंधिका कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, जब तेल या वसा खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाता है तथा ये विकृत गंधी हो जाती है तथा इसकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तो यह घटना विकृत गंधिका कहलाती है। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के नमकीन कुरकुरे के पैकेटों में हवा भरा रहता है ताकि उसमें ऑक्सीजन न हो, ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है और उसके जगह पे नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। उसमें जो खाद्य पदार्थ है वो कई दिनों तक सुरक्षित रह सके। आपसे पूछा जाता है कि नमकीन और कुरकुरे के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें अपचयित न हो इससे बचाने के लिए, खाद्य पदार्थ की गंध बनी रहे, स्वाद बना रहे, वो खराब न हो, इसके लिए उसमें ऑक्सीजन निकाल करके और नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि उसके स्वाद में कोई कमी ना हो। जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम कह भी सकते हैं, जैसे खाना काफी देर तक रखा जाता है उससे गंध जो आती है अच्छी नहीं होती है, खट्टी गंध आने लगती है, जिसको हम कहते हैं कि भोजन खराब हो गया है या बासी हो गया है। तो इसी को हम विकृत गंधिका कहते हैं। स्वाद बदल जाता है और उसका गंध भी बदल जाता है। यहाँ नोट में लिखा गया है, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयन से बचाने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक जैसे नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है, जिससे कि काफी दिन तक उसका स्वाद में परिवर्तन न हो। तो आपने अभी ये पूरे चैप्टर में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एवं परिभाषाएं पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा कि रासायनिक अपक्रियाएं कैसे करते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान कैसे करते हैं और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। संतुलित और असंतुलित को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, असंतुलित वाले पार्ट्स को। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में आपने पढ़ा योगात्मक अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार का पढ़ा, ऊष्मीय वियोजन, जल अपघटन और प्रकाश अपघटन। विस्थापन अपक्रिया में आपने 2 प्रकार के पढ़ा, एकल विस्थापन अपक्रिया और द्वि विस्थापन अपक्रिया। इसके बाद से चौथा जो अपक्रिया है ऑक्सीकरण या उपचयन, अपचयन 5वां है। 6वां रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया पढ़ा और लास्ट में आपने 2 चीजें पढ़ा, संचारण और विकृत गंधिका। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको अभी बताया गया है। आप इस पूरे चैप्टर का नोट बना लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको कुछ प्रश्न देंगे और उस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उन बच्चों को शेयर करिए जो इस बार 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ उनका भी भला होगा। तो आप अधिक से अधिक बच्चों में इस वीडियो को शेयर करिए और अपने लिए और अन्य बच्चों के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आने वाले वीडियो भी आपको पसंद आएंगे और आप पूरा वीडियो देख करके नोट बनाएंगे और यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। और आशा करते हैं कि इस बार बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आए। इसी शुभकामनाओं से धन्यवाद।